नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। जयपुर में आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों में समाजों को लुभाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का फोकस प्रदेश के 52% ओबीसी मतदाताओं पर है, जिसके तहत पीसीसी मुख्यालय में ओबीसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर और प्रदेश संयोजक राजेंद्र सेन ने शिरकत की। बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि 17 से 20 मार्च के बीच ओबीसी वर्ग का प्रांतीय अधिवेशन किया जाएगा, जिसमें जिला और ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता भाग लेंगे। सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत, ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू और पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों की मीटिंग रखी गई है। इसमें तय किया जाएगा कि एक राजस्थान के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जयपुर में होगा, जिसमें अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ताम्रध्वज साहू जो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, महामंत्री इंचार्ज। और आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां सचिन पायलट संबोधित कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बातें बहुत हुई थी, एमओयू बहुत साइन हुए थे, लेकिन धरातल पर निवेश में बहुत संभावनाएं बाकी रही थी। हमारी कोशिश है कि जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, जो उद्योग जगत के लोग हैं, उन सब लोगों को राजस्थान के जो हमारे पोटेंशियल्स हैं उन सारे के बारे में हम इत्तला करें, और निवेश करने के लिए जो संसाधनों की ज़रूरत है, सरकार की जो मदद की ज़रूरत है, उसको पूरी तरह हमारा प्रदेश का जो ढांचा है तैयार है उसके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकारों के जो आयोजन होते हैं, इससे पार्टी और सरकार की हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसको ढंग से हम लोग जनता के बीच ले जा सकें, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए रास्ते खोले जा सकें। मेरा मेन मकसद ये है कि निवेश के साथ साथ जो संभावनाएं हैं रोज़गार की वो तलाशी जाएं, क्योंकि निवेश भी हो और नौजवानों को उसमें रोज़गार कम मिले, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। तो हमारा फोकस इस पर रहेगा कि निवेश के साथ साथ जो लोग यहाँ पर आएँ वो कम से कम इस बात का हमको संतोष दिलाएं कि अच्छी संख्या में नौजवानों को, प्रतिभाशाली लोगों को रोज़गार के अवसर मिल सकेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है, और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में हम क्या और कर सकते हैं सरकार के माध्यम से, इसके बारे में जानकारी आज मिल रही है। मुझे बहुत खुशी है कि अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। पिछली बीजेपी सरकार में जो रिसर्जेंट राजस्थान हुआ था उसके एमओयू आज तक धरातल पे नई सरकार। देखो, पिछली बार करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और कहा गया था कि 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। एमओयू साइन हुए थे, बहुत चर्चा हुई, बहुत प्रचार हुआ, लेकिन धरातल पर 5% भी हो नहीं पाया। हमारी कोशिश है, चाहे वो माइनिंग हो, टेक्सटाइल हो, कोई भी सेक्टर हो, अगर निवेश हो तो उसमें समयबद्ध तरीके से हो और उसमें रोज़गारों की संभावना ज़्यादा हो। पिछली सरकार ने जो किया था, मैं समझता हूँ उससे बहुत ज़्यादा लाभ प्रदेश को नहीं मिल सका। हमारी कोशिश है कि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में ही हम लोग एक अच्छा ढांचा क्रिएट करें और पारदर्शिता से काम करें, ताकि जो लोग आपस में अगर प्रतिस्पर्धा भी है तो कम से कम लोगों को संतोष रहे कि हम लोगों ने मापदंड के आधार पर काम किया है, ताकि लोगों को बराबरी का मौका मिल सके। मोदी जी टोंक आए थे आपके पीछे से और कल से आप भी मंथन शुरू कर रहे हैं। अब मोदी साहब टोंक आए और टोंक में उन्होंने जो भाषण दिया हम सबने सुना, हो सकता है वो विधानसभा चुनाव में नहीं आना चाह रहे हों, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे बीजेपी जीत नहीं सकती, और उनके आने के बाद भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि टोंक माधवपुर की लोकसभा की सीट और बाकी सब जगहों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन हम सब लोगों को उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और टोंक विशेष रूप से चुना उन्होंने। टोंक में अगर आ रहे थे तो टोंक में बहुत पुरानी मांग है लोगों की, रेलवे की मांग है, नेशनल हाईवे की मांग थी, पानी की बहुत बड़ी एक योजना बन रही थी, उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। तो जो डिमांड विकास के काम को लेकर थी, उनको पूरा करने की दिशा में कोई भाषण भी नहीं दिया। अब तो खैर चुनाव आ गए हैं, काम तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन कम से कम एक भाषण में बोल देती तो लोगों को कुछ संतुष्टि मिलती। लेकिन पहली बात तो मीटिंग फ्लॉप रही। जिस प्रकार से एक समय था जब मोदी साहब की मीटिंग में बहुत जनता आती थी, मैंने देखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो गिराव आया है वो सबको देखने को मिलता है। और टोंक में जो उन्होंने उम्मीद की थी, मुझे लगता है 1/3 भी भीड़ वहाँ नहीं आई। लेकिन लोकसभा के चुनाव बहुत दूर नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी है वो अच्छी चल रही है।
लोगों में उत्साह है। सरकार के इनिशियल जो कुछ हफ्तों के जो डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, उसको लोगों ने पसंद किया है और अपने लगातार हर वादे को हम लोग निभा रहे हैं। इसको देखकर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। सर कल से मीटिंग है, 3 दिन तक मीटिंग चलेगी, कैसे क्या रहेगा सर? पैनल तैयार हो जाएंगे डिस्कशन? पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह रहती है। लोकसभा के लिए बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है, कैंपेन की, स्ट्रैटेजी की, अपने पार्टी के उम्मीदवारों की निश्चित रूप से, लेकिन ओवरऑल राजस्थान में कैंपेन कैसे रहेगा, हम कब शुरू करेंगे अपना धरातल पर प्रचार। राहुल गांधी जी आए थे और अभी फिलहाल में वो अजमेर गए थे, वहाँ पर उन्होंने संदेश कार्यकर्ताओं को दिया। लेकिन मीटिंग में पार्टी की रणनीति क्या होगी, हमारे क्राइटेरिया क्या होंगे, और बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के जो प्रत्याशी की चयन की प्रक्रिया है वो समाप्त होगी और बहुत जल्द हमारी जो AICC की स्क्रीनिंग कमेटी है वो भी बहुत जल्द होने वाली है। क्या घनश्याम तिवारी कांग्रेस में आ सकते हैं? हम तो भाई जो कांग्रेस में राहुल गांधी जी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं उन सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, और जो कांग्रेस में नहीं भी हैं, जो भाजपा के विरोध में हैं, उन सब लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति आना चाहते हैं केस बाय केस उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सरकार के मंत्री भी एक विवाद उसके बारे में कह चुके हैं। सरकार ने केस दर्ज किया है और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, कानूनी कार्रवाई होगी और जो कार्रवाई में अगर कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। पार्टी ने आपसे कोई रिपोर्ट मांगी है संगठन के स्तर पर? वो सरकार के मंत्री हैं और कंप्लेन आई थी, कंप्लेन को रजिस्टर करके FIR दर्ज करी गई है। ये कार्रवाई सरकार की होती, सरकार ने कार्रवाई करी है। जैसा मैंने कहा, निष्पक्ष रूप से जानकारी लेकर कार्रवाई होगी, जांच होगी। अगर कहीं गलती पाई गई या कुछ ऐसा कदम उठाना होगा उसको सरकार उठाएगी। मंत्री के समर्थन में भी काफी लोग उतरे हैं, मंत्री आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक द्वेष। मैंने कहा ना, वो आरोप कांड आरोप की बात नहीं है, बात जांच की है और जांच करने के लिए FIR दर्ज हो गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार ने निष्पक्षता से काम किया है और जैसा सरकार ने क्लैरिफाई किया, स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बात को बोला कि कानून अपना काम करेगा। मोदी जी फिर राजस्थान आ रहे हैं, चुरू आ रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वो बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि घबरा रहे हैं कि राजस्थान में जो जमीन खिसक गई है, पिछली बार यहाँ से सारी सीट जीते थे 25 की 25, इस बार खाता खोलने की नौबत आने वाली है। और राजस्थान में कांग्रेस का परफॉर्मेंस, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का एक बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहा है। आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है संगठन का, सरकार का, कार्यकर्ताओं का। और सरकार बनने के बाद जिस उत्साह से लोगों ने पार्टी और सरकार को अप्रिशिएट किया है, उसे देखकर स्वाभाविक है कि भाजपा में खलबली है और लगातार बार बार आ रहे हैं। लेकिन मैं कल केरल में था और वहाँ पर भी मैंने कहा कि वहाँ भी बहुत अमित शाह जी और मोदी जी जा रहे हैं। जितना ज़्यादा वो जाएंगे उतनी ज़्यादा ताकत कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। राजस्थान में यहाँ पे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। राहुल गांधी के कार्यक्रम 1 तारीख को आने के बीच में बन रहा उदयपुर का युवा रैली में। नहीं, अब 28 को हमारी मीटिंग है गुजरात के अंदर, उसके बाद मार्च के महीने में उनका प्रोग्राम बनेगा, लेकिन जगह और तारीख अभी तय नहीं है। जब तय होगी बता दूंगा आप लोगों को। काम पूरा हो गया, हम चाय कॉफी निकल जाओगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी हर तैयारी में जुट गई है, अभियान में पूरी तरह से जुट गई है। भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान के बाद अब बीजेपी कमल ज्योति अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत पूरे देश में शाम 6 से 9 बजे तक लाभार्थियों के घर बीजेपी कार्यकर्ता कमल दिया जलाएंगे। इस दौरान कार्यकर्ता हर बूथ के 100 घरों में संपर्क कर कमल दिया जलाने के साथ ही भाजपा के स्टिकर लगाकर बीजेपी से जोड़ने की मुहिम शुरू करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मोती डूंगरी मंदिर के पास की बस्तियों में कमल दिया जलाकर करेंगी। गणेश जी जो हमारे इष्ट देव हैं, वहाँ ये कार्यक्रम सायंकाल 5 बजे प्रारंभ होगा और उसमें प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी उस कार्यक्रम में शिरकत करेगी और वहाँ सब पूरे जयपुर शहर के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और वहाँ पहले वसुंधरा जी संबोधित करेगी और उसके बाद सभी कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में जो लाभार्थी हैं उनके घर पर दीपक जला करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। किस तरह की रूपरेखा रहेगी, क्या किस तरह का कार्यक्रम है उसके बारे में? देखिए, इसमें जो भी लाभार्थी हैं उनके घरों के सामने दीपक जलाए जाएंगे और कमल की रंगोली की जाएगी और ये मतलब मेन कार्यक्रम वहाँ हो जाएगा वसुंधरा जी के नेतृत्व में और उसके बाद सब कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में जाके जो लाभार्थी हैं उनके यहाँ ये दीपक जलाएंगे। उद्देश्य अरे उद्देश्य ये है कि जो लाभार्थी हैं उनको ये बताया जाना कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार रही तो आपको इसका लाभ मिला। जैसे कहीं पर उज्ज्वला चूल्हा मिला, कहीं पर प्रधानमंत्री
आवास योजना के अंतर्गत उनको मिला, किसी की अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस हुई, किसी का प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर अकाउंट खुला, किसी के किसान को 2000 रुपये की किस्त मिली। जो भी जो कार्यक्रम हुए हैं, किसी को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिला, तो इस प्रकार की मुद्रा योजना का लोन का मिला। तो जहाँ जिसको भी जो लाभ मिला उसको ये याद दिलाने के लिए कि आपको पार्टी की सरकार जब थी तो आपको ये लाभ मिला। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां सीआईआई का लर्न टुडे लीड टुमारो कार्यक्रम को में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं डिप्टी सीएम सचिन पायलट। चलिए अपन वापस चलते पीछे। I would like to extend a warm welcome to our Honorable Deputy Chief. उधर एडीजे भर्ती में वकील कोटा खत्म करने समेत कई मांगों को लेकर जारी वकीलों की हड़ताल 2 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद सोमवार से वकील प्रदेश भर में काम पर लौट आए, तो वहीं वकीलों के काम पर लौटने से अदालतों में फिर कामकाज सामान्य हो गया है। न्यायिक कार्य बहिष्कार चल रहा था और 4 तारीख से अधिवक्ता पूर्ण रूप से पूरे राजस्थान के अधिवक्ता ही स्ट्राइक पर थे और हमारी लगातार मांगे चल रही थी। इसके अंदर हमारा जो एडीजी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में उसको लार्जर बेंच में भेज दिया गया। उसके पश्चात अधिवक्ता की और भी कई मांगे थी जिन पर अधिवक्ता समुदाय स्ट्राइक पर चल रहा था, जिसमें विधि मंत्री से जो लेटर आया है विधि मंत्री से, जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो चीजें हैं, जिसके अंदर पेंशन है, आवासीय मामला है। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा 2019 का परीक्षा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 8 की परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होंगी, जो कि 27 मार्च तक चलेंगी। तो वहीं 5वीं कक्षा की परीक्षाएं भी अप्रैल माह से शुरू होंगी। पहला पेपर 4 अप्रैल को होगा। वहीं इस बार 8वीं बोर्ड परीक्षा में भी ग्रेडिंग ही दी जाएगी। हालांकि आरटीई 2009 नियमों में हाल ही संशोधन कर 8वीं और 5वीं के बच्चों को फिर से योग्यता अनुसार फेल करने का निर्णय किया गया है। एक बार फिर आपको सीधे जयपुर लिए चल रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम सचिन पायलट सीआईआई के लर्न टुडे लीड टुमारो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। Socially responsible and moreover is working dedicatedly to see India attain fully developed nation status by the next decade. It is rather realistic when I say that if you want to change the world, being below 50 is a great benefit because the youth's higher motivations perfectly suit the dynamic and groundbreaking world. The startup program in India forecasts to build a robust startup ecosystem in the country for nurturing innovation and providing opportunities to building young entrepreneurs. I can proudly say that India is the second largest startup country in the world due to active participation of the youth. What is more amazing is even children below the age of 20 are going on to prove that age can certainly not a parameter towards the unearthing of one's true potential. Young people have certain duty towards the country, and when we think of the social, political scenario in India, possibilities of a successful bondage between the nation and its youth seems stronger. Leaders provide the strategy. Leaders provide the direction.
Leaders provide the encouragement. Leaders provide mentorship, support, gratitude, and believing in team and inspiring them. Today we are lucky to have such a leader with us. Today it is an honor for all of us to have Honorable Deputy Chief Minister Shri Sachin Pilot, a well-known youth icon, leader and inspiration for youth between us. I also thank Rohit Bohra ji, Divya ji and Rohit Sabu for agreeing to our request to come and share his thoughts. I would like to say few lines. वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह तूफानों की. This applies to our young team and young leaders. Now I would request Shreyans to kindly moderate the session on Learn Today, Lead Tomorrow for my vision of my India. With that, increase on the dais and take it forward. Okay, thank you. Thank you, Sabuji. It cannot be a better panel than today we have. And I'm overwhelmed and privileged to be a part sitting on this dais with everybody. Welcome, sir. Welcome, ma'am. Welcome, everyone. At the very outset, I would like to share that our Chief Guest, Shri Sachin Pilot ji, has an extremely tight schedule today. He's arrived straight from the airport and he has to leave soon for a very important meeting with the Chief Minister, sir. So we will, with the permission of the House, we will take his session first. Sir, allow me a couple minutes. With your permission, I would like to take you quickly through what we do at Young Indians. A quick presentation, sir. So Young Indians is a body of youngsters. We are all business owners, entrepreneurs under the age of 40. And we have all gotten together because of our passion for the country and because we feel that we can make a difference together. Some of the activities that we've been doing in Jaipur, sir, our main flagship activity is Jaipur by Night. This is a 5-day extravaganza, cultural extravaganza designed to boost tourism in the off-season. So we do night car rally, women's night car rally, that's a unique event. We have the night marathon, which is in itself another unique event. And then we have a cultural extravaganza, rock show. So this year we also did a flight of fantasy. This is something very, very unique. We took 50 underprivileged kids by flight to Delhi, to the national capital. We showed them Rashtrapati Bhavan, India Gate, Qutub Minar. And hopefully we made a meaningful impact in their lives. So we have a lot of learning sessions and workshops for our own members, for our own betterment. These are some examples of those. And then Project Masoom is another one of our verticals where we do work with small children and we teach them about child sexual abuse. We make them aware about good touch, bad touch, and how to differentiate between them. So, now I would like to briefly introduce Mr. Pilot, although he needs no introduction, he's well known to everyone, but he started work at BBC at the Delhi Bureau. He's worked for General Motors Corporation and then he did his MBA from Wharton Business School. He completed this course by specializing in multinational management and finance. In 2004, Mr. Pilot was elected to the 14th Lok Sabha from Dausa Parliamentary Constituency, and at the age of 26 years, he became the youngest member of Parliament in the country. This is a record. Mr. Pilot was selected as one of the young global leaders by the World Economic Forum in recognition of his professional accomplishments and commitment to society. In May 2009, he was elected to the Parliament from Ajmer Parliamentary Constituency and became the Minister of State in the Ministry of Communications and IT. In October 2012, he was appointed as Minister of State for the Ministry of Corporate Affairs. He's also serving as President of the Rajasthan Pradesh Congress Committee. And over the last 4 years, he's worked tirelessly to lead his party back into power and is today serving as the Deputy Chief Minister. Thank you so much, sir. We're privileged to have you and I welcome you to give your address. Thank you very much. Anil Sabuji, Mr. Gupta,
Shreyans Kasliwal ji, my colleagues Divya ji, Rohit ji, Mr. Sahu, Mr. Jaideep Ahuja, ladies and gentlemen, a very good evening. And I know my schedule was tight, but it wasn't so tight. It could have had something other, but I'm glad that you asked me to be here today. First of all, let me congratulate CII's initiative. In fact, I was just checking the dates. Sometime, I think 2002 या 2003 में ये Young Indians का एक concept शुरू, Young Indians का CII का concept शुरू हुआ था. उस समय दिल्ली में जब पहली बार चैप्टर बना था, तो I was very happy that Chamber of Commerce, various platforms have operated for decades now. But the fact that a separate thinking was evolved for people from a younger generation was a very, very positive idea. And I'm glad, Shreyans, the work that you've done, besides your regular entrepreneurship, business opportunities, and other works, you're also looking at things with a more humane aspect. सब corporations, individuals, जितने भी लोग हैं, वो सब तरक्की तभी कर पा रहे हैं जब समाज, राज्य और देश शांति से, भाईचारे से आगे बढ़ रहा है. मैं नहीं मानता हूं कि कहीं पर भी, किसी भी उद्योग जगत में, किसी भी राज्य में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में बहुत ज्यादा विकसित कोई हो सकता है जब आपके आसपास बहुत ज्यादा दूरियां बनी हो. The gaps are too much. Forget about society. No industry can prosper. And the fact that we have to all think of ourselves as an equal stakeholder in the coexistence and co-development of our society, of our state, of our country is a very, very practical concept. It's not something that looks nice or it's nice to hear and talk about. It's also a very practical reality of our life. Any developed country, any developed economy has progressed only if there is parity and equity in the development issues. The Young Indian chapter of Rajasthan is not very old, but I'm glad it's very robust. The thing that you have done is very, very encouraging to me. As you know, we have a new government in Rajasthan. A couple of months ago, Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh have witnessed elections, and we have new governments in all the three states. Rajasthan, the government has already outlined quite a few of the very important areas of concern that are there in the industry and in the business community. I think moving forward, what is required is more than speeches, more than policy making. We need to see action on the ground. And I say this now because very soon we'll have the code of conduct for the Lok Sabha elections. That is another 2 months, or taken out of our timelines. But again, to my mind, every government, ideally, should start doing work and start taking policy initiatives in the beginning of their term. Because 5 years goes off very quickly. It doesn't go very quickly when you're in opposition, but when you're in government, it goes very quickly. So we should actually start doing things and benchmarking ourselves right in the beginning. Any policy change you want to effect, you cannot see the fruits of that change in less than 18 months or 2 years. So whatever, any industry that we want to have a fundamental change, that policy initiative should be started and embarked upon as quickly as possible. But it's true that most governments, I won't take names of people and parties, but most governments tend to start assimilating ideas, data, information, opinions, then form committees, then have deliberations, then have reports, where those reports sit for months together. One doesn't know what really happens. Ultimately, it takes much longer than one anticipated, and by that time, the initiative is lost. So I am of the opinion, because I am part of this government, that whatever it is that we have to do, investment policy, taxation policy, the landscape of policy making should be as clear as possible, as early as possible, and should be done as quickly as possible. These are very, very broad ideas I want to share with you, because it's important for all of you to understand कि हमारी सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है. In terms of जो बड़े-बड़े policy making issues होते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता. लेकिन मैंने देखा है डिफरेंस वहां होता है जहां आप छोटी चीजों पर फोकस कर उनको सुधार लीजिएगा. क्योंकि जो बहुत बड़े आइडियाज होते हैं, बहुत बड़े रिफॉर्म्स होते हैं, वो चर्चा में बहुत आते हैं, उनका क्रियान्वयन थोड़ा समय लगता है. लेकिन जो छोटी चीजें हैं, मुझे कोई कह रहा था कि भाई बड़ा कोई चुनौती सामने आती है, उसके लिए सब तैयार रहते हैं. बड़ी कोई मुश्किल सामने आती है, उसका सामना करने के लिए हमारे पास सब साधन है, तैयारियां होती है. लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, अब
आदमी कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर उसका जूता टाइट है और काट रहा है उसको पैर में, लंबा नहीं चल पाएगा। आप कितनी बढ़िया पॉलिसी बना लीजिए, लेकिन अगर आपके पास अच्छे ऑफिसर्स नहीं हैं उन पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए, आप उसका एग्जीक्यूशन अच्छी तरह नहीं कर सकते। And I feel in the last 5 years, we've talked about so many slogans, whether it's Make in India, Stand Up India, Digital India, This India, That India, वो 12-14 इतने सारे slogans हो गए थे, but I don't think there was any deliverables that were benchmarked for success making.